तो चलो देखते हैं कोनोटेशन इन मीनिंग ऑफ रिसीट एंड एक्रूअल। तो रिसीट पहले दिया है। रिसीट का मतलब कि अपने हाथ में आना, पहली बार कोई पैसा मिलना। जैसे आपने चेक दिया, मेरे को मिला, तो रिसीट। फिर मैंने बैंक में डाल दिया, फिर बैंक से बाद में विड्रॉ किया, तो विड्रॉ करने को फिर रिसीट बोलेंगे क्या? नहीं, पहली बार जब हमारे हाथ में आता है तो उसको कहते हैं रिसीट, फर्स्ट टाइम। तो वहां लिखा है, देखो, रिफर्स टू द फर्स्ट ओकेजन व्हेन द मनी कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द असेसी और व्हेन द इनकम फॉल्स इनटू द हैंड्स of the assessee for the first time, comes into the hands for the first time। और यहां पे एक पॉइंट और लिख दो, receipt by agent is equal to receipt by principal। एजेंट को अपने पैसे मिल गए यानी अपने को मिल गए, ऐसा मानते हैं। जैसे मेरा बैंक अकाउंट है यूएस में, मैंने आपको कहा कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे डाल दो, आपने डाल दिए, फिर मैंने वहां से इंडिया लेके आ गया, तो रिसीट इंडिया मानेंगे कि यूएस मानेंगे? यूएस मानेंगे, क्योंकि बैंक मेरा एजेंट है। आपने मेरे बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए ना, यानी मेरे एजेंट को मिल गए, तो मेरे एजेंट को मिल गया यानी मुझे मिल गया, यानी कहां मिला मुझे पैसा? यूएस में मिल गया। इसलिए लोग क्या करते हैं, फॉरेन में बैंक अकाउंट खोलते हैं, वहां पे पैसा रिसीव करते हैं, फिर इंडिया लेके आते हैं। तो फिर इंडिया लाने को अपन सिर्फ रेमिशन कहेंगे, उसको रिसीट नहीं कहेंगे। इंडिया में पैसा लाना विल ओनली बी कॉल्ड एज रेमिशन एंड नॉट रिसीट। फिर देखते हैं, इनकम रिसीव्ड मे बी एक्चुअली रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। दो कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली रिसीव्ड यानी कैश आया इंडिया में, मेरे को मिला, तो उसको एक्चुअल रिसीट कहते हैं, तो वो तो सिंपल डेफिनेशन है। इनकम एक्चुअली रिसीव्ड इन इंडिया बाय एन असेसी। डीम्ड टू बी रिसीव किया है तो वो सेक्शन 7 डिफाइन करता है। अभी सेक्शन 7 यहां पढ़ेंगे अपन, इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आने वाला, मैं पहले से बता देता हूं। यू विल नॉट अंडरस्टैंड मेनी पॉइंट्स इन दिस। ये वक्त आने पर आपको समझेगा। कुछ पॉइंट्स तो अपन सैलरी हेड में समझेंगे, बाद में दूंगा मैं आपको लेक्चर सैलरी के, उसमें बताऊंगा क्या है ये। अभी सिर्फ अंडरलाइन करके रख दो और सिर्फ पढ़ के रख दो। काले अक्षर भैंस बराबर, ऐसी कहावत है ना, तो मेरे तो भाई दिख रहे, आपके बुक में काले दिखते होंगे, काले अक्षर भैंस बराबर। एनुअल इंटरेस्ट इन एक्सेस ऑफ 9.5% ऑन द बैलेंस ऑफ आरपीएफ अकाउंट। मैं फुल फॉर्म बता सकता हूं, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड ऑफ एन एम्प्लॉय। कुछ नहीं आया ना समझ में, मत आने दो, पढ़ के रख दो। Then annual contribution of the employer to the RPF account in excess of 12% of the salary of the employee। ये सब बताने वाला हूं बाद में जब वक्त आएगा। Then balance in URPF, unrecognized provident fund account to recognized provident fund account। Then income tax deducted at source and any other object of value for which the assessee gives no satisfactory explanation is deemed to be income in the hands of the assessee। Example section 69, 69A, B, C, बहुत सारे हैं उसमें। फिर आता है एक्रूअल। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये अभी समझ में आएगा। एक्रूअल किसको कहते हैं? आप सब अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, सबको मालूम है। एक्रूअल मीन्स व्हेन द राइट ओवर द इनकम अराइजेस। जैसे सेल हुआ तो उसको एक्रूअल कहेंगे, है ना। पैसा तो बाद में मिलने वाला है, लेकिन सेल हो गया ना। क्रेडिट सेल भी होता है, क्रेडिट सेल में एक्रूअल कब होता है? जब सेल होता है, और जब पैसा मिलता है तो उसको रिसीट कहते हैं, सिंपल। अब क्या बोला है? एक्चुअल एक्रूअल इंडिया में हो सकता है, यानी सेल इंडिया में हुआ तो अपन क्या बोलेंगे? एक्रूअल इंडिया में हुआ। या आपने सर्विसेज इंडिया में दी तो एक्रूअल इंडिया में हुआ, जिसके लिए आपको पैसा मिला। फारूक हक सर्विसेज दे रहा है तो इंडिया में दिया तो एक्रूअल इंडिया में हुआ, है ना। तो एक्रूअल इंडिया में कब होगा? जब आप राइट जो आपका है वो इंडिया में अराइज होगा, यानी वो जो आपने काम किया ना जिसके लिए आपको पैसे मिलने वाले हैं, वो काम आपने इंडिया में किया, सेल इंडिया में हुआ, वर्क डन इन इंडिया, तो उसको कहेंगे एक्रूअल इन इंडिया। तो लिखा है whenever the right to receive any income arises in India, it is said to accrue or arise in India, simple। सेल इंडिया में हुआ, इनकम कहां राइज हुई? इंडिया में।
लेकिन उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत डिटेल में अपन स्टडी करेंगे, आधा इस लेक्चर में आधा अगले लेक्चर में करेंगे, शायद अगर वक्त ज्यादा हो जाएगा तो मैं बीच में बंद करूंगा। इनकम्स विच आर डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, इनकम्स विच आर डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको मार्क कर दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको सेक्शन 9 भी कहते हैं अपन। और इसमें इन ऑल 9 पॉइंट्स है, देखो याद रखने के लिए भी कितना अच्छा है। सेक्शन 9 पॉइंट्स 9, इसमें काफी लिटिगेशन भी है और बड़े बड़े केसेस आए हुए हैं, इंटरनेशनल केसेस आ गए, जो कि ऑफ कोर्स आईपीसीसी लेवल पे उतने काम के नहीं है, आपके जितना आपके लेवल का है भी उतना उतना मैं बताऊंगा, फाइनल में आऊंगे तो उसको और डिटेल में देखेंगे, बहुत डिटेल में अपन स्टडी करेंगे। लिखा तो पूरा है, लेकिन जितने आपकी अभी समझ है उसके हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलो, और एग्जाम में उतना ही पूछने वाले, जिसकी अपनी समझ है उतना ही पूछेंगे, जो ओवरहेड्स वाले पॉइंट है वो आपसे नहीं पूछे जाएंगे अभी। तो देखो, सबसे पहला जो पॉइंट है उसको हम कहते हैं बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। ओके, तो बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया पहला पॉइंट है। अब बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया का मतलब क्या है आप समझ लो, बहुत सिंपल है। उसका मतलब होता है कि अपन बिजनेस में इतनी सारी एक्टिविटीज करते ना, परचेजिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स हो गए, ऑफिस हो गया अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जहाँ पे सब डॉक्यूमेंट्स रखे जाएंगे, फाइलिंग होगा, सब कुछ होगा। फिर एचआर डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, वो अपना काम करता है। बैक ऑफिस ऑपरेशंस होते हैं, बहुत सारा काम होता है एक बिजनेस के अंदर। अब ये इतने सारे कामों में से अगर कुछ भी एक्टिविटी, सम एक्टिविटीज आर कैरिड आउट इन इंडिया, तो हम उसको मानते हैं बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। सिंपल। बिजनेस कनेक्शन का मतलब क्या है? एनी एक्टिविटी और पार्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ योर बिजनेस आर कैरिड आउट इन इंडिया। तो होता यह है, देखो एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल, कि मैंने गुड्स मैन्युफैक्चर इंडिया में किए, मैन्युफैक्चरिंग कहां किया? इंडिया में। फिर मैं उसको मेरे ब्रांच ऑफिस लेकर गया यूएस में, यूएस में एक ब्रांच खोल लिया हमने, ब्रांच लेकर गए, सेल नहीं हुआ अभी, लेकर गए, ब्रांच ट्रांसफर कहते हैं ना उसको, तो ब्रांच में लेकर गए और वहां जाके उसका सेल किया। तो सेल कहां हुआ? यूएस में। सेल यूएस में हुआ, तो इनकम एक्रू कहां हुई? यूएस में। देखो फंडामेंटल डिफरेंस क्या है कि बिजनेस तो बहुत बड़ा चीज है, उसमें हजारों एक्टिविटीज है, लेकिन जो सेल होता है ना, सेल इज वन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। जहां सेल होता है वहां एक्रूवल होता है। तो इतने सारे एक्टिविटीज आपने इंडिया में किए, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में किया, मान लो कि आधे एक्टिविटीज इंडिया में हुए, फिर आप गुड्स को लेकर गए वहां मार्केटिंग कुछ किया और गुड्स को बेचा, तो सेल तो बाहर हुआ। अरे लेकिन ये सेल से जो इनकम आ रही है क्या पूरी फॉरेन में एक्रू हुई क्या? अरे ये जो एक्टिविटी इंडिया में की है उसका क्या? haven't they contributed to the earning of the income? The activities which were undertaken in India, haven't they contributed to the earning of this income? They have. हर एक्टिविटी इनकम में कंट्रीब्यूशन रखता है, हालांकि एक्रूअल सेल पे होता है, लेकिन अगर हम ये सारे एक्टिविटीज नहीं करेंगे तो वो एक्रूअल तो होगा ही नहीं ना, वहां सेल कैसे होगा? अगर हम मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं करेंगे तो सेल कैसे होगा? और मैन्युफैक्चरिंग तुम्हारा इंडिया में हुआ है, तो गवर्नमेंट कहता है कि ये सेल से जो इनकम जनरेट होगी उसमें से कुछ हिस्सा, पूरा नहीं मगर सम पार्ट ऑफ दिस इनकम विल बी डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। वो कितना, वो डिपेंड करेगा ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन के ऊपर, और कितने एक्टिविटी इंडिया में हुए, कितने बाहर हुए, ये सबको देखते हुए हम कुछ इनकम को, सम पार्ट ऑफ द इनकम को इंडिया में डीम करेंगे। इट इज डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, और फिर उस पर इंडिया में टैक्स लगाएंगे। तो ये पहला पॉइंट है, बिजनेस कनेक्शन उसको कहते हैं, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया।
तो लिखता है देखो, all income accruing or arising whether directly or indirectly through or from any business connection in India. सेक्शन में बस इतना लिखा है, through or from business connection in India will be deemed to accrue or arise in India. फिर कोर्ट ने कहा है कि बिजनेस कनेक्शन का मतलब क्या है, तो देखो क्या कहता है, कोर्ट कहता है कि बिजनेस कनेक्शन मीन्स एनी बिजनेस एक्टिविटी carried on by a non-resident in India which yields profits and gains, जिससे प्रॉफिट जनरेट होता है. CIT versus R.D. Agarwal and Company. Business activity includes all activities which constitute a business such as purchasing, manufacturing and selling. कोई भी एक एक्टिविटी हो सकती है. Thus it is not necessary that such activity should be income generating only. जैसे सेल को इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं, प्रोडक्शन को it is not income generating activity. Back office operations are not income generating. लेकिन अल्टीमेटली उसका भी तो कंट्रीब्यूशन तो होता है ना, बैक ऑफिस ऑपरेशन का भी कंट्रीब्यूशन तो है, अगर वो नहीं होंगे तो इनकम जनरेट कैसे होंगी. तो ये सब एक्टिविटी अगर आप इंडिया में करते हो तो उसको अपन बिजनेस कनेक्शन मानते हैं, और फिर आपकी इनकम को इंडिया में डीम किया जाएगा. ठीक है, पहला पॉइंट. फिर उसके कुछ एक्सेप्शंस भी है, अभी नीचे अपन देखते हैं, काफी लंबा टॉपिक है. दूसरा है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन इंडिया. टोटल 9 पॉइंट्स है, उसमें पहले अपन ये 3 पढ़ेंगे एक साथ. इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन इंडिया. अगर एक जमीन या लैंड, जमीन लैंड तो सॉरी एक ही होता है, बिल्डिंग मेरा कहने का मतलब था, इंडिया में है, या कोई भी ऐसा शेयर्स इंडिया में है, बिल्डिंग इंडिया में है, जमीन इंडिया में है, आपकी और भी मशीनरी वगैरह इंडिया में है, उसको आपने लेट आउट किया है, तो वो लेट आउट करने का जो इनकम है वो डीम किया जाएगा कि इंडिया से है, क्योंकि प्रॉपर्टी का सिचुएशन इंडिया में. तो वो लिखा है इनकम अराइजिंग थ्रू और फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी और एन एसेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया. जैसे एग्जांपल दिया देखो, मिस्टर मैकमोहन रिसाइडिंग इन चाइना लीजेस आउट अ बिल्डिंग सिचुएटेड इन नागपुर. बिल्डिंग कहां है? इंडिया में, नागपुर में. एंड रिसीव्स रेंट इन चाइना. वो चाइना में रहता है, उसने रेंट चाइना में लिया कस्टमर से जिसको लीज आउट किया, लेकिन बिल्डिंग कहां है? इंडिया में है ना. तो ये रेंट को अपन क्या मानेंगे? डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया. दिस रेंट विल बी डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, क्योंकि प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया. तीसरा है, सेम चीज है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया. अगर एक एसेट इंडिया में है और उसको आप बाहर किसी को बेच दो, जैसे आपकी जमीन है बॉम्बे में और आपने उसको दुबई में किसी को बेच दिया, आपके दोस्त को, आप भी दुबई में रहते हो, वो आपका दोस्त है, उसको बेच दिया, हाँ मेरी प्रॉपर्टी उधर पड़ी है, जाके ले लेना, पैसे इधर दे दे मेरे को. सो यू टेक मनी इन दुबई एंड यू सेल अ प्रॉपर्टी, लेकिन प्रॉपर्टी है कहाँ? इंडिया में है ना, तो उसको भी अपन इंडिया में डीम करेंगे. ये जो कैपिटल इनकम आपका आने वाला है, जिसको कैपिटल गेन कहते हैं अपन, उसको डीम करेंगे कि इंडिया से आया है. द ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया. तो ये 2 और 3 में डिफरेंस क्या है? 2 इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये रेवेन्यू इनकम की बात कर रहा है, ये रेवेन्यू इनकम की बात कर रहा है, और ट्रांसफर यानी कैपिटल इनकम की बात कर रहा है, ये कैपिटल गेन की बात कर रहा है. ऐसे डिफरेंस है, बाकी दोनों सेम है. तो सेम एग्जांपल दिया देखो नीचे कि मैकमोहन जो बिल्डिंग को पहले लेट आउट कर रहा था वो बेच दे. नाउ व्हाट ही डज इज ही ट्रांसफर्स दिस बिल्डिंग. तो ट्रांसफर से जो कैपिटल गेन आएगा ना उसके हाथ में, वो इंडिया में डीम किया जाएगा, इंडिया में टैक्सेबल करेंगे. फिर उसके अंदर एक्सप्लेनेशन 2 है कि बिजनेस कनेक्शन कब माना जाएगा, कब डीम करेंगे कि बिजनेस कनेक्शन है. तो 2 भी है 2A भी है, दोनों देखते हैं हम, बहुत इंटरेस्टिंग है. एक्सप्लेनेशन 2 कहता है clarifies that a non-resident person is deemed to have business connection in India. The non-resident is deemed to have business connection in India if a person in India, तो अपन यहाँ एग्जांपल ले लेते तो समझ में आएगा. नॉन रेसिडेंट को मान लो एंजेलिना जोली, ठीक है, और पर्सन इन इंडिया को आप ले सकते हैं फारूक हक,
गुड फ्रेंड ऑफ एंजेलिना इन इंडिया, ठीक है। एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेसिडेंट, यानी फारूक हक जो है वो इंडिया में है और वो एंजेलिना जोली के बिहाफ में एक्ट कर रहा है। किस काम के लिए? देखो, एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेसिडेंट, 3 पॉइंट दिए उसमें, ए बी एंड सी। तो ये मैं हूं फारूक हक जो इंडिया में ये तीनों में से कोई भी एक काम कर रहा हूं। किसके लिए? एंजेलिना जोली के लिए, जो कि नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। अब क्या काम कर रहा हूं? देखो, नंबर 1, हैज यानी ऐसा मैंने किया है, एंड हैबिचुअली डज, किया है और करता हूं, और वो भी हैबिचुअली करता हूं। ऐसे नहीं कि एक आध बार कुछ कर दिया, हैबिचुअली यानी मैं लगातार कर रहा हूं, रेगुलरली करते रहता हूं। हैज एंड हैबिचुअली एक्सरसाइजेस इन इंडिया, ठीक है। तो इट इज नॉट अ वन ऑफ एक्टिविटी, इट इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। हैज एंड हैबिचुअली एक्सरसाइज इन इंडिया। एन अथॉरिटी टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट्स, authority to conclude contracts on behalf of the non-resident। इंडिया में उसके कॉन्ट्रैक्ट्स बनाता हूं, जो भी उसका बिजनेस है तो उससे रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्टिंग होता है वो मैं इंडिया में उसके लिए करता हूं, ठीक है। कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का राइट मेरे पास ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेसिडेंट। और हैबिचुअली, अगेन हैबिचुअली concludes contracts or habitually plays the principal role leading to conclusion of contracts by that non-resident। यानी एक तो मेरे पास अथॉरिटी है टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट्स, अथॉरिटी, फर्स्ट वर्ड इज अथॉरिटी टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी मेरे पास पावर है, मे बी पावर ऑफ अटॉर्नी उसने मेरे को देके रखा है, पावर ऑफ अटॉर्नी रहता है ना। सो एंजेलिना हैज गिवन मी अ पावर ऑफ अटॉर्नी टू साइन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन हर बिहाफ। So I have authority to conclude contracts. Number 2, habitually concludes contracts. Yani even though I have no authority, even though I have not got any power of attorney or any legal document, but still I do it. Habitually concludes contracts. तो एक में अथॉरिटी है, दूसरे में है कि अथॉरिटी नहीं है तो भी मैं कंक्लूड करता हूं हैबिचुअली, ऐसा होते आ रहा है। या फिर plays an important role, principal role, main role leading to conclusion of contracts। यानी बार्गेनिंग वगैरह जैसे होता है, बातचीत होती है कॉन्ट्रैक्ट के पहले, बिजनेस में बातचीत होंगी ना, बार्गेनिंग होगी, डिस्कशंस होंगे, वो सब मैं करता हूं एंजेलिना के बिहाफ में। फिर वो आके कॉन्ट्रैक्ट करती है तो कॉन्ट्रैक्ट वही करती है, या मे बी शी सेंड्स अ पर्सन फ्रॉम देयर, और मे बी शी डज इट ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है तो ऑनलाइन वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। लेकिन उसके पीछे जो निगोशिएशंस है, उसके पीछे जो बातचीत है, जो बार्गेनिंग है, जो इंफॉर्मेशन देना है, एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड करना है, मे बी सम कैटलॉग्स आर टू बी गिवन, बिजनेस में जो चलते रहता है, मे बी सम सैम्पल इज टू बी गिवन, तो ये सब काम मैं करता हूँ उसके बिहाफ में। आई प्ले अ प्रिंसिपल रोल, आई प्ले अ प्रिंसिपल रोल लीडिंग टू conclusion of contracts by that non-resident। ठीक है, तो 3 चीज हो गई, 3 चीज याद रखना है। मेरे पास या तो अथॉरिटी है टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट, या मैं करता हूं, अथॉरिटी नहीं है फिर भी मैं करता हूं, या फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज या कंक्लूड नहीं करता हूं, वो नॉन रेसिडेंट खुद कर लेती है, लेकिन आई प्ले अ प्रिंसिपल रोल। तो इसमें वो ही सब आएंगे, निगोशिएशंस एंड ऑल जो बिजनेस में होता है। And the contracts are, अब देखो, and the contracts are in the name of non-resident, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसके नाम पे होते हैं, नेम ऑफ नॉन रेसिडेंट, और फॉर द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ और द ग्रांटिंग ऑफ द राइट्स टू यूज प्रॉपर्टी ओन्ड बाय दैट नॉन रेसिडेंट और दैट नॉन रेसिडेंट हैज अ राइट टू यूज। यानी इंडिया में एक प्रॉपर्टी है, किसके नाम पे है? वही नॉन एंजेलिना की कोई प्रॉपर्टी इंडिया में है, और उसको किराए पे देने का काम मैं करता हूँ। यानी वहाँ पे प्रॉपर्टी से इनकम क्या होगी? किराया, तो किराए पे देने का काम, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट का राइट मेरे पास।
या तो अथॉरिटी मेरे पास है, पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे पास है, या मैं वो प्रॉपर्टी किराए से देता हूँ हैबिचुअली, या फिर मैं निगोशिएशंस करता हूँ एंड देन शी फाइनलाइजेज इट। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? या तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, बेचने का कॉन्ट्रैक्ट, या फिर राइट टू यूज यानी किराए से देने का कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ऑफ सेल ऑफ द प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ऑफ लेटिंग आउट ऑफ द प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? किसकी प्रॉपर्टी? जो नॉन रेसिडेंट की है या जिस पे नॉन रेसिडेंट को राइट ऑफ यूज है। ठीक है, सो इधर ही ओन्स इट, द नॉन रेसिडेंट ओन्स इट, शी एंजेलिना, और शी हैज राइट टू यूज। तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट। या फिर और फॉर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बाय द नॉन रेसिडेंट, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बाय द नॉन रेसिडेंट, ये भी हो सकता है। जैसे कि वो एक्ट्रेस है और यहाँ प्रोड्यूसर्स से बातचीत करने का काम मैं करता हूँ, एंड शी देन कम्स एंड एक्ट्स इन द मूवीज, और शी में एक्ट आउटसाइड इंडिया एज पर हर विश, लेकिन उसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स इंडियन प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के साथ वो मैं करवा के देता हूँ। या मे बी द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एक्टिंग एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडियन कंपनीज और एनी काइंड ऑफ सर्विस, एनी काइंड ऑफ सर्विस, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ सर्विस। ठीक है, तो इस तरह से पहला पॉइंट। तो बिजनेस डील्स बनाने का बेसिकली पॉइंट क्या है? ओवरव्यू, कि मेरे पास इंडिया में नॉन रेसिडेंट के बिहाफ में अथॉरिटी है काम करने के लिए, तो फिर उसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में माना जाएगा। ठीक है। नंबर 2, मेंटेन स्टॉक ऑफ गुड्स और मर्चेंडाइज इन इंडिया फॉर डिलीवरी ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट। तो सेकेंड पॉइंट है मेंटेन स्टॉक। तो कोई नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी है जिसका स्टॉक मैं इंडिया में मेंटेन करता हूं और फिर उसका यहां से डिलीवरी देता हूं। जहां भी बेचने का काम वो करेगा, मेरा काम इंडिया में सिर्फ उसका स्टॉक मेंटेन करना है और फिर यहां से डिलीवरी देना है। जहां भी वो कहेगा कि इसको दे दो तो उसको, उसको दे दो तो उसको, तो हम डिलीवरी दे देंगे। दैट्स इट। आई विल नॉट सेल, आई विल नॉट फाइनलाइज कॉन्ट्रैक्ट्स, आई विल ओनली मेंटेन स्टॉक ऑफ गुड्स और मर्चेंडाइज इन इंडिया ऑन हिज बिहाफ। तो वो सेकेंड पॉइंट, मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स एंड मर्चेंडाइज। एंड थर्ड इज habitually secures orders in India mainly or wholly for the non-resident or for other non-residents if all of them are subject to common control। यानी for a non-resident, जिस non-resident के लिए मैं ऑर्डर सिक्योर करता हूँ या उसी के कंट्रोल में और भी कंपनीज होंगी तो उनके लिए भी ऑर्डर सीक करता हूँ where they have common control। ठीक है, तो इसमें पॉइंट क्या है कि ऑर्डर्स लाने का काम, यानी फॉरेन पार्टी है, जैसे कि कोई सप्लायर है, वहाँ का एयरलाइन सप्लायर है। अब एयरलाइंस जैसे एयरबस या बोइंग ऐसी कंपनीज है, एरोफ्लोट, तो वो उनका कोई ऑफिस थोड़ी खोलेंगे इंडिया में। ऐसे थोड़ी है कि रोज़ 50 कस्टमर आ रहे और ख़रीद के लेके जा रहे। अरे 2-4-5 तो कंपनी है इंडिया में जो एयरलाइंस रन करती है, उनको ही तो बेचना है ना एयरलाइंस, एयरक्राफ्ट्स। तो उन्होंने मेरे को अपॉइंट करके रखा है, तो मैं इन लोगों से जाके मिलता हूँ, इंडिगो से, स्पाइस जेट से और जेट एयरवेज से, इंडियन एयरलाइन। इंडियन एयरलाइन आजकल खरीदता है क्या एयरक्राफ्ट? नहीं, वही पुराने घसे पीटे चला रहा है। लेकिन जो नए नए कंपनीज अभी आ रहे हैं उनसे मैं जाके मिलता हूँ, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलता हूँ, उनको कोटेशंस देता हूँ, सब करता हूँ और ऑर्डर्स लाने का काम है मेरा। तो 50 एयरक्राफ्ट, 100 एयरक्राफ्ट, 20 एयरक्राफ्ट, 40 एयरक्राफ्ट, तो एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स मेरा काम है निकालना। तो बोइंग के लिए काम करता हूँ और घूमते रहता हूँ सभी ये कंपनीज में और ऑर्डर्स लेने का काम है। तो ऐसे केस में बोइंग का बिजनेस कनेक्शन इंडिया में मान लिया जाएगा। ठीक है, तो हैबिचुअली सिक्योर्स ऑर्डर्स इन इंडिया मेनली और होली, ये वर्ड को भी अनलाइन कर लो, मेनली और होली फॉर द नॉन रेसिडेंट। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे देखो, जो मेरा काम है वो मेनली या होली बोइंग के लिए ऑर्डर्स लाने का होना चाहिए, यानी मेरा कोई दूसरा काम नहीं। अगर मैं मान लो कि 50 लोगों के ऑर्डर्स इंडिया में लेता हूँ, आई एम एन एजेंट ऑफ 10,000 डिफरेंट क्लाइंट्स, फॉरेन क्लाइंट्स, कभी इसका कभी उसका, कभी मैं नमक भी बेच देता हूँ उनके लिए और लिपस्टिक भी बेच देता हूँ, जहाँ जाता हूँ वहाँ कुछ ना कुछ प्रमोट करके बेच देता हूँ।
So am I working wholly or mainly for one non-resident? No. So then there will be no business connection. फिर तो मैं एक नॉर्मल बिजनेसमैन हो गया ना. अगर एक फॉरेन पार्टी किसी इंडियन पार्टी को माल सप्लाई करती है तो वो तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस हो गया. उसमें कोई फॉरेन पार्टी का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन थोड़ी ना माना जाएगा. सी देयर इज अ डिफरेंस इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस एंड हैविंग अ बिजनेस कनेक्शन. हैविंग अ बिजनेस कनेक्शन का मतलब है कि फॉरेनर इंडिया में बिजनेस कर रहा है, ना कि इंडिया की किसी पार्टी के साथ बिजनेस करना. अगर वहां से बैठ के वो माल सप्लाई करेगा किसी इंडियन इंपोर्टर को, सो दैट डजंट मीन दैट ही हैज अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया. उसका बिजनेस इंडिया में हो रहा है ऐसा थोड़ी है. वो तो वहां से बिजनेस कर रहा है. इंपोर्टर यहाँ बिजनेस कर रहा है. वो माल यहाँ बेचता है, इंपोर्टर इंपोर्ट करता है और बाद में बेचता है फर्दर. तो उस केस में फॉरेन कंपनी की इनकम को अपन इंडिया में टैक्स नहीं लगाएंगे. लेकिन अगर ये एस्टैब्लिश हुआ कि ये आदमी जो इंडिया में ऑर्डर लाने का काम कर रहा है ये सिर्फ उस नॉन रेसिडेंट के लिए काम कर रहा है, होली या मेनली, ऐसे दो चार चीज़ और करता हूँ वो ठीक है, लेकिन मेन बिजनेस जो इंडिया में पर्सन का है फारूक का, वो यही है कि एंजेलिना जोली के लिए ऑर्डर्स लाए, तो फिर अपन ये मानेंगे कि एंजेलिना जोली या जो भी फॉरेन कंपनी है उसका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है. तो अगर मैं इंडिया में सिर्फ बोइंग कंपनी के लिए ऑर्डर्स लाने का काम करूंगा तो हम ये मानेंगे कि बोइंग कंपनी जो है उसका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है. तो होली और मेनली वर्ड यह इंपॉर्टेंट. होली और मेनली फॉर द नॉन रेसिडेंट और फॉर अदर नॉन रेसिडेंट इफ ऑल ऑफ देम आर सब्जेक्ट टू कॉमन कंट्रोल. इसका मतलब क्या है कि यहां देखो ये अपना इंडिया है, यहां पे फारूक का काम कर रहा है FH, ठीक है, और ये है फॉरेन कंपनी. अच्छा, बोइंग की कुछ सब्सिडरीज भी तो हो सकती ना, तो इनकी कुछ सब्सिडरीज कंपनीज है वो भी फॉरेन कंपनीज, और मैं यहां पे हूं तो मैं बोइंग के लिए 90% वर्क बोइंग के लिए करता हूं. तो बोइंग और मेरा तो कनेक्शन मान लिया जाएगा बिकॉज आई सब्सटैंशियली वर्क फॉर देम, है ना. तो मेरा और बोइंग का क्या मान लिया जाएगा, बिजनेस, एज इफ के आई एम होली और मेनली वर्किंग फॉर बोइंग, तो बोइंग का बिजनेस कनेक्शन इंडिया में मान लिया जाएगा. ओके. लेकिन अगर मान लो कि मैं बोइंग कंपनी के लिए सिर्फ 20% वर्क करता हूँ, 20% फॉर अदर्स, 80% सॉरी फॉर अदर्स, यानी थोड़ा थोड़ा काम मैं हर किसी के लिए करता हूँ. बहुत सारी कंपनीज है जिनका मैं काम करता हूँ, हजारों कंपनी का काम करता हूँ, तो फिर किसी का भी बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे क्योंकि आई डोंट वर्क सब्सटैंशियली और मेनली और होली फॉर वन कंपनी. तो मेरे यहां होने से उनका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में नहीं माना जाएगा. ये सेकेंड एग्जाम्पल हुआ. लेकिन अगर ये 80% जो है ये अदर्स का ना हो करके सब्सिडियरीज ऑफ बोइंग कंपनी का ही अगर हो, यानी 20% काम इनका करता हूं और 80% काम इनका करता हूं, इसमें बहुत सारी सब्सिडियरीज है लेकिन सबके सब एक ही उसके अंदर है ना, अम्ब्रेला के अंदर, दे आर ऑल सिस्टर कंसर्न्स. तो मेरा 100% वर्क इन सिस्टर कंसर्न्स के लिए हो गया ना, कंपनीज अंडर सेम कंट्रोल. तो फिर इन सब का बिजनेस कनेक्शन इंडिया में मान लिया जाएगा एज इफ दे हैव बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया. फिर उनकी इनकम जो है, पार्ट ऑफ द इनकम, वो इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी. पूरी इनकम को टैक्स नहीं करते, बाद में भी समझाता हूं. पार्ट ऑफ द इनकम विच कैन बी सेड टू एक्रू आउट ऑफ दिस बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया. तो ऐसा नहीं कि उनकी पूरी इनकम इंडिया में टैक्स कर देंगे, लेकिन कुछ पार्ट विच इज प्रोपोर्शनेट टू द एक्टिविटीज विच आर डन इन इंडिया. ये फारूक जो एक्टिविटीज यहाँ कर रहा है, तो वो एक्टिविटीज से जो अपन मान सकते हैं कि उनको इनकम एक्रू हो रही है, उतनी इनकम इंडिया में अपन टैक्स करेंगे, नॉट कंप्लीट इनकम. आए समझ में? तो ऐसे 3 पॉइंट्स है एक्सप्लेनेशन 2 के अंदर. एक तो कॉन्ट्रैक्टिंग का काम, दूसरा गुड्स को स्टॉक करने का काम, और तीसरा ऑर्डर्स लाने का काम. गुड, याद रहेगा? वेरी गुड.
और इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया है देखो इसी का, कॉमन कंट्रोल वाले का, कि स्विस चॉकलेट्स एन इंटरनेशनल ब्रांड हैज़ वेरियस सब्सिडरीज लाइक स्विस स्कॉट एंड फुलर चॉक्स। ठीक है, ये सब उसके सब्सिडरीज है। तो ये सब एक ही कंट्रोल में है, स्विस चॉक्स एंड स्विस स्कॉट्स एंड फुलर चॉक्स, गॉड नोस क्या क्या नाम लिखे हैं तो समझ में भी नहीं आ रहा। नाउ इफ रॉयल इंडिया कन्फेक्शनर्स, ये इंडिया का आदमी, has been given authority to secure orders in India on behalf of Swiss Scots and or Fuller Chalks, it shall be deemed that Swiss Chalks has a business connection in India. लेकिन वो ये कि मेनली एंड होली है, तो ये जो इंडियन कंपनी है रॉयल इंडिया कन्फेक्शनर्स, वो मेनली एंड होली वर्क करता है किसके लिए, स्विस चॉक्स के लिए या फिर स्विस स्कॉट्स एंड फुलर चॉक्स, क्योंकि तीनों अब उसमें आ गए सेम मैनेजमेंट में, तो अपन उसको इकट्ठा ही गिनेंगे, एक साथ गिनेंगे। ठीक है, लेकिन फिर इसमें एक्सेप्शन भी दिया है। एक्सेप्शन क्या है कि एक्सप्लेनेशन 2 शैल नॉट अप्लाई टू एनी बिजनेस एक्टिविटी कैरिड आउट थ्रू अ ब्रोकर और कमीशन एजेंट। यानी फॉरेन कंपनी ने इंडिया में एक ब्रोकर अपॉइंट किया है या एजेंट अपॉइंट किया है। ठीक है, इफ ही एक्ट्स इन इंडिपेंडेंट स्टेटस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस, तो ये ब्रोकर या एजेंट जो है ये अपने इंडिपेंडेंट स्टेटस में काम कर रहे हैं, यानी एज एन इंपोर्टर काम कर रहे हैं, नॉट ऑन बिहाफ ऑफ द फॉरेन कंपनी, बट दे आर एक्टिंग प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल काम कर रहे हैं। कहने का मतलब कि एजेंट का अपना बिजनेस है, माल लाकर उसको बेचना और कमीशन लेना, तो उसका अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस है। और ये हम नहीं कह सकते कि वो एफसी का नौकर है इंडिया में या उसके बिहाफ में काम कर रहा है, उसका टट्टू है, उसका काम कर रहा है, ऐसा नहीं, ही इज इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन। ठीक है, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस वो इंपोर्ट करता है और माल बेचता है। जैसे आपने डीलरशिप लिया, डीलर्स आजकल होते हैं, डीलर्स होते हैं, तो आपने एक फ्रेंचाइजी लिया है, एक डीलरशिप लिया है, सो दैट डजंट मीन दैट यू आर डूइंग वर्क ऑफ फॉरेन कंपनी इन इंडिया, नो, you are doing your own business, you are importing goods and you are selling goods. And he does not work wholly or mainly for the non-resident or interconnected non-residents. तो साबित कैसे होगा कि वो एक इंडिपेंडेंट है, तो कहेंगे ना कि भाई मैं सबका काम करता हूँ। तो मान लो एक कार का डीलर है इंडिया में, अगर वो सिर्फ रॉल्स रॉयस कंपनी के ही कार बेचेगा तो फिर तो बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा रॉल्स रॉयस का इंडिया में। लेकिन वो कहता है कि मैं रॉल्स रॉयस भी इंपोर्ट करता हूँ, मैं मर्सिडीज भी इंपोर्ट करता हूँ, मैं फैंटम भी इंपोर्ट करता हूँ, मैं हज़ारों कार इंपोर्ट करता हूँ अलग अलग कंपनीज, और सब बेचता हूँ इंडिया में, मेरा बहुत बड़ा मॉल है, हज़ारों कार फॉरेन से इंपोर्ट करके मैं यहाँ बेचता हूँ। नाम मैं किसी एक कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, मैं हज़ारों कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, 10, 15, 20, 25 कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, तो फिर कोई भी कंपनी का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। यानी ये जो आदमी इंडिया में काम कर रहा है ये उनका अंदरूनी एजेंट नहीं माना जाएगा, इंटरनल मैन नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं मानेंगे कि फॉरेन कंपनी का आदमी है ये, नहीं, ये एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, तो ऐसा एक्सेप्शन है। और एक्सप्लेनेशन 2 है, फिर उसके बाद 2A है, उसके बाद ये फाइनेंस एक्ट 2018 ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, एंड मेनली फॉर दी आजकल जो ऑनलाइन बिजनेस है उसके लिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन 2 जो है उसमें स्टॉक मेंटेन करो और ऑर्डर्स लो, ये मोस्टली फिजिकल बिजनेस के लिए होता है ना, जहाँ गुड्स एक्चुअल रियल में आएगा, बिकेगा। लेकिन आजकल सब ऑनलाइन है, ऑनलाइन का ज़माना है। फारूक हक भी अपने लेक्चर्स आपको देखो ऑनलाइन दे रहा है, फिजिकली बिठा के नहीं पढ़ा रहा। तो ऑनलाइन के अंदर कैसे अप्लाई होगा बिजनेस कनेक्शन, तो उसके लिए उन्होंने 2A इंसर्ट किया है। तो उसमें क्या लिखता है देखो, फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियरबाय क्लैरिफाइड दैट दिस सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया शैल कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस कनेक्शन। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, एक वर्ड उन्होंने डाला है, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। तो उसमें फिजिकल प्रेजेंस हो ना हो, इकोनॉमिक प्रेजेंस देखो, ऐसे नहीं कि फिजिकली काम करे कोई आदमी, नहीं, ना करे, लेकिन पैसा इंडिया से आ रहा है उनको, इकोनॉमी उनकी जो है, उनका जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, जो रेवेन्यूज है
वो अगर इंडिया से जनरेट हो रहे हैं तो सर्विसेज में भी गिवन ऑनलाइन। मैं फॉरेन में बैठा हूँ और इंडिया में ट्रेनिंग दूंगा। देखो सिंपलेस्ट एग्जांपल बता दो, फारूक आपको अगर टैक्स अवॉइड करना है आज इंडिया में तो क्या करना चाहिए उसने? अरे दुबई में जाके बैठना चाहिए ना, मैं दुबई का ले लूँगा वीज़ा, वर्क वीज़ा, और वहाँ जाके बैठ जाऊँगा मस्त है। अब मैं तो वहाँ बैठूँगा और फिर आपको लेक्चर्स कैसे दूंगा कि क्लाउड पे डाल दूंगा और आपको कहूँगा करो डाउनलोड। तो नो पेन ड्राइव्स, नथिंग, नो बुक्स, मैं बुक के पीडीएफ डाल दूंगा और लेक्चर्स क्लाउड पे रख दूंगा और आपको कहूँगा कि आप मेरे को पैसा दो साइट पे, जैसे आप अभी पे करते हो वैसे जाके पे करोगे, यू विल बाई द लेक्चर्स, लेक्चर्स डाउनलोड हो जाएंगे आपके कंप्यूटर में। उतने जीबी का डेटा लगेगा, 20-25 जीबी जो भी लगता है, तो दैट मच डेटा यू शुड हैव। तो यू विल डाउनलोड इट, यू विल डाउनलोड द पीडीएफ, यू मे प्रिंट इट, या आजकल अपन स्क्रीन पे ही देखो आपको दे देते हैं पीडीएफ देखने के लिए, तो जो भी है आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हो या आपके पास रखो पीडीएफ और उसमें से पढ़ाई करो। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मैं तो इंडिया में आऊंगा ही नहीं, ना मेरा कोई फिजिकल गुड्स इंडिया में आएगा, नो फिजिकल गुड्स, गुड्स को अवॉइड कर देंगे, पेन ड्राइव अवॉइडेड, बुक अवॉइडेड, कुरियर अवॉइडेड, सीधा डाउनलोड स्टडी। ये ऑनलाइन देखने का ज़माना है आजकल, यूट्यूब देखो आप ऑनलाइन देखते रहते हो, ऑनलाइन व्यू करो डायरेक्ट क्लाउड के ऊपर, यू कैन व्यू ऑन द क्लाउड और यू कैन डाउनलोड इन योर कंप्यूटर एंड वॉच ऑल द लेक्चर्स। और मैं कहूँगा देखो मैं तो दुबई में बैठा हूँ, मेरा कोई फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में नहीं है, ना मेरा कोई एजेंट इंडिया में काम कर रहा है ना कुछ, तो मेरा बिजनेस कनेक्शन है ही नहीं, तो माई होल इनकम विल बिकम एग्जेम्प्ट इन इंडिया। और जहाँ तक दुबई की बात है, दुबई में इनकम टैक्स है ही नहीं, है ना, क्या ज़बरदस्त प्लानिंग हो सकती है। तो उसके अंदर बिजनेस कनेक्शन कैसे मानेंगे, तो उसके लिए उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन ऐड किया है 2A। साला कुछ नहीं छोड़ा अभी, इसलिए मैं मालूम है जाने वाला था दुबई लेकिन अब नहीं जाऊंगा, एक्सप्लेनेशन 2A आ गया ना, क्या करे यार, टैक्स प्लानिंग का कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा। आप लोगों को कुछ मिले तो मेरे को बताना। हाँ, तो क्या लिखता है देखो, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया शैल कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस कनेक्शन। नया कॉन्सेप्ट, फिजिकल प्रेजेंस भूल जाओ, इकोनॉमिक प्रेजेंस को देखो। एंड व्हाट इज दिस इकोनॉमिक प्रेजेंस, तो वो भी डिफाइन किया देखो, एंड सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस फॉर दिस पर्पस शैल मीन ए ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स, सर्विसेज और प्रॉपर्टी, तीनों कवर्ड है, गुड सर्विस प्रॉपर्टी एसेट्स भी कवर्ड है, carried out by a non-resident in India including, तो देखो ट्रांजैक्शन कैरिड आउट इन इंडिया इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ डाउनलोड ऑफ डेटा और सॉफ्टवेयर इन इंडिया। अगर ये हमने प्रोविजन किया है फॉर डाउनलोड ऑफ सॉफ्टवेयर इन इंडिया या डेटा, तो मैंने फॉरेन में क्लाउड पे अपलोड कर दिया है, लेकिन मैंने फीचर दिया है कि इंडिया में डाउनलोड हो सकता है अब देखो इंडिया में डाउनलोड होने का फीचर मैंने दिया है, इससे कितना ज़बरदस्त इम्प्लीकेशन आने वाला है फ्यूचर में इंटरनेशनल बिजनेसेस के ऊपर। आप सोचो, अपन ने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया, कोई डेटा डेवलप किया, जो भी है, अपने तो सर्वर पे रख दिया उसको क्लाउड में। अब दुनिया के हज़ारों कंट्री, हज़ार कंट्री नहीं है, जितने भी होंगे 200-300, सब जगह डाउनलोड हो सकता है ना, अपन ने कोई रोका थोड़ी है, कहीं से भी कोई भी डाउनलोड कर सकता है ना। जस्ट इमेजिन कि यही लॉ पूरे कंट्रीज अगर बना दे तो कितना प्रॉब्लम आने वाला है। आप सोच सकते हो कि मेरे अगर 10,000 डाउनलोड हुए, 10,000 में से 1,000 इंडिया में हुए, 2,000 चाइना में हुए, 3,000 रशिया में हुए, कुछ यूएस में हुए, कुछ मोजाम्बिक में हुए, कुछ युगांडा में हुए, कुछ साउथ कोरिया में हुए, कुछ साउथ अफ्रीका में हुए, सो मेनी कंट्रीज। हर कंट्री अगर ये लॉ बना देंगे तो कितना प्रॉब्लम आने वाला है। आप सोच सकते हो कि मेरा इनकम हर एक कंट्री में डीम टू एक्रू और अराइज होने वाला है, क्योंकि वहां पे डाउनलोड हो रहा है। और उस पर फिर इक्वलाइजेशन लेवी वो सब कंट्री लगा देंगे, जैसे हमने लगाया इक्वलाइजेशन लेवी, ये भी हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, इक्वलाइजेशन लेवी। तो वो सब कंट्री इक्वलाइजेशन लेवी लगा देंगे ऑन दी डाउनलोडेबल मटेरियल इन देयर कंट्री।
तो वहाँ से जितना जितना पैसा मेरे को आएगा ना हर कंट्री से, तो उसमें कट के आएगा, इक्वलाइजेशन लेवी कट के TDS की तरह कट जाता है वो, और भरना पड़ता है उनको पेयर्स को, तो वो सब काट लेंगे इक्वलाइजेशन लेवी, और फिर मेरे को पैसा आएगा। कितना नाटक हो जाएगा देखो। तो ये जो टैक्स हेवंस बन रहे थे, इकोनॉमिक टैक्स हेवंस, इसके यू कैन से ई बिजनेस में, तो वो वैसे ही थे कि आपकी कंपनी आप दुबई में डाल दो, जहाँ पे कोई इनकम टैक्स नहीं है, सर्वर दुबई में रख दो, कोई इनकम टैक्स नहीं है, और डाउनलोड पूरी दुनिया में दो, तो डाउनलोडेबल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। तो जहाँ डाउनलोड हो रहा है वहाँ तो आपका कोई प्रेजेंस है ही नहीं, तो वहाँ आपका इनकम टैक्स नहीं होगा, और आपका इनकम कहाँ जमा हो जाएगा, दुबई में, और दुबई में वैसे भी इनकम टैक्स नहीं है। सो लॉट ऑफ कंपनीज वर डूइंग दिस ट्रिक, दे वर प्लेइंग दिस गेम। अब उनको पकड़ा है, समझ में आ रहा है आपको, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो अब उनको पकड़ लिया है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट कहते हैं कि अगर आपका डाउनलोड इंडिया में हो रहा है तो आपकी इनकम को हम इंडिया में डीम टू एक्रू और राइज मानेंगे, क्योंकि आपका प्रोडक्ट डाउनलोड इंडिया में हो रहा है, तो आपका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है, ऐसा मान लिया जाएगा, एंड वी विल हैव द राइट टू टैक्स योर इनकम। बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो फिर से पढ़ो देखो, ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड सर्विस और प्रॉपर्टी कैरिड आउट बाय नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। तो ट्रांजैक्शन इंडिया में हो रहा है, तो क्या समझ में आएगा, तो लिखा है इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ डाउनलोड। तो ट्रांजैक्शन तो बहुत तरीकों से हो सकता है, इंक्लूडिंग तो बाकी तरीकों से होगा, वो भी कवर्ड है। एनी ट्रांजैक्शन विच यू डू इन इंडिया इंक्लूडिंग डाउनलोड ऑफ डेटा और सॉफ्टवेयर इन इंडिया, इफ यू हैव डन दैट प्रोविजन ऑफ अलाउइंग डाउनलोड इन इंडिया, you are deemed to have business connection in India। लेकिन एक आध दो तुम्हारे सॉफ्टवेयर इंडिया में डाउनलोड हो गए, तुम्हारे टर्नओवर में से 2% 3%, तो उसको एक्सेप्शन देंगे। तो यहाँ पे वो क्या करने वाले हैं कि डाल तो दिया है डाउनलोडेबल को, लेकिन उसमें एक परसेंटेज प्रिस्क्राइब करेंगे, एक मिनिमम वैल्यू कि अगर तुम्हारे टोटल सेल्स में से मान लो 15% से ज़्यादा इंडिया में डाउनलोड हो रहा है तो फिर तुम्हारा बिजनेस कनेक्शन मानेंगे, वरना नहीं। तो वो परसेंटेज अभी तक नोटिफाई हुआ नहीं है, हाँ, वो उन्होंने डाल के रखा है। इफ द एग्रीगेट ऑफ पेमेंट्स अराइजिंग फ्रॉम सच ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीड्स सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, तो उसके रूल्स बनने वाले हैं। उसका जुलाई अगस्त में उन्होंने ये दिया था, सर्कुलर इशू किया था, नोटिफिकेशन लोगों से इसके ऊपर ये मांगा है उन्होंने, डिपार्टमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, कि आप सजेशन दो कि कितना अमाउंट हम स्पेसिफाई करें। अब वो सजेशंस के बेसिस पे वो एक नोटिफिकेशन इशू करेंगे बाद में, तो उसमें अमाउंट स्पेसिफाई करेंगे कि अगर आपका इंडिया से टर्नओवर इतने अमाउंट से ऊपर हो रहा है, $1 मिलियन $2 मिलियन, कुछ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि अगर इससे ऊपर है तो फिर ये बिजनेस कनेक्शन मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। और नंबर 2, सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस सॉलिसिटिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, तो इसमें एडवर्टाइजमेंट प्रमोशंस भी आ जाएंगे कि आपका फॉरेन में बिजनेस है, वहां से आप सॉफ्टवेयर जो भी चीजें बेचते हो, लेकिन उसका एडवर्टाइजिंग इंडिया में करते हो, यानी यू सॉलिसिट बिजनेस इन इंडिया, or engaging in interaction with such number of users as may be prescribed in India through digital means। तो वहां पे भी यूजर्स जो इंडिया में आपके, तो यूजर्स अगर इंडिया में है, आपके जो भी सर्विसेज है फॉरेन में, उसके यूजर्स इंडिया में, तो उसमें भी फिर अपन ये मान सकते हैं, जैसे ऐप बना दिया कोई आपने, ऐप के यूजर्स होते हैं ना, यूजर्स के बेसिस पे उनको ये मिलता है, रेवेन्यूज कैलकुलेट होते हैं। तो यूजर्स अगर आपके इंडिया में, आपका कोई सॉफ्टवेयर है या कोई ऐप है जिसके यूजर्स इंडिया में है, तो आपकी इनकम में से कुछ हिस्सा इंडिया में डीम किया जाएगा। लेकिन वो कितने यूजर्स होने चाहिए वो अभी उन्होंने नोटिफाई नहीं किया है, वो करेंगे। कितने यूजर्स, सच नंबर ऑफ यूजर्स, सो दिस इज येट टू बी नोटिफाइड। तो एक तो अमाउंट के बेसिस पे या एक यूजर्स के बेसिस पे, दो चीजों पे डिपेंड करेगा। फिर प्रोविजन में दिया है, प्रोवाइडेड दैट द ट्रांजैक्शंस और एक्टिविटीज शैल कॉन्स्टिट्यूट
significant economic presence in India, whether or not the agreement for such transactions or activities is entered in India. यानी एग्रीमेंट जो है वो इंडिया में हो या ना हो उससे मतलब नहीं है. एग्रीमेंट इंडिया में हो या ना हो कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऑनलाइन में तो एग्रीमेंट कहाँ होता है उसका कोई मतलब ही नहीं है ना. ऑनलाइन में तो ऐसा होता है कि सर्वर जहाँ है वहाँ माना जाता है एग्रीमेंट. तो वो नहीं आता, एक कोई भी तुम ऐप डाउनलोड करो या कोई भी सॉफ्टवेयर लो तो एक वो आता है पहले एग्रीमेंट, फिर उसमें आप यस करते हो कि यस आई एग्री, है ना, फिर आगे बढ़ता है सॉफ्टवेयर. तो वो एग्रीमेंट होता है, टैसिट एग्रीमेंट है. तो वो कहाँ माना जाता है, कहाँ हुआ, जहाँ सर्वर था वहाँ एग्रीमेंट हुआ. सर्वर इंडिया के बाहर भी हो सकता है. तो उसका कोई मटेरियल नहीं है. कहने का मतलब है कि तीन चीज इमटेरियल है, वेदर और नॉट, वेदर हो या ना हो यानी कि इमटेरियल है. तो पहला पॉइंट क्या, एग्रीमेंट. नंबर टू, नॉन रेसिडेंट हैज अ रेसिडेंस और प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया. रेसिडेंस और प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता. और द नॉन रेसिडेंट रेंडर्स सर्विसेज इन इंडिया, वो सर्विस इंडिया में दे या ना दे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता. ऑनलाइन में सर्विस क्या है, ऑनलाइन में सर्विस का कोई मतलब ही नहीं है. जैसे आपने मेरे लेक्चर्स डाउनलोड कर लिए, मैं थोड़ी आके आपको पढ़ा रहा हूँ इंडिया में, मैं तो दुबई में बैठा हूँ मस्त है ना, ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा. तो ये तीन पॉइंट इमटेरियल माने जाएंगे. देन फर्दर, provided further that only so much of the income as is attributable to the transactions or activities referred to under A or B shall be deemed to accrue or rise in India. Obviously, ये कॉमन कॉन्सेप्ट है कि पूरा का पूरा इनकम कभी भी अपन डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया नहीं मानते. जो एक्टिविटीज आप इंडिया में कर रहे हो सिर्फ उतने हद तक उसको मानते हैं. मान लो 5%, 10% ऐसा मानते हैं, नॉट फुल इनकम. और वही पे देखो एक्सप्लेनेशन 1 में भी दिया है फिर एक्सेप्शंस टू बिजनेस कनेक्शन. पहला पॉइंट वही है उसके अंदर भी कि ओनली दैट पार्ट ऑफ द इनकम करस्पॉन्डिंग टू द ऑपरेशंस कैरिड आउट इन इंडिया शैल बी सेड टू बी इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया. तो कभी भी बिजनेस कनेक्शन के कॉन्सेप्ट में पूरा इनकम डीम टू एक्रू और अराइज नहीं मानते, क्योंकि उस फॉरेनर का बहुत सारा बिजनेस इंडिया के बाहर भी है, कुछ पार्ट इंडिया में है, बहुत सारा पार्ट इंडिया के बाहर है ना. तो पूरे को इंडिया में नहीं मानेंगे, कुछ हिस्सा विच इज डन इन इंडिया, जो इंडिया से एसोसिएटेड था, जिसकी वजह से बिजनेस कनेक्शन बना, तो उतने हद तक उसको इंडिया में मानेंगे. अब इसका जो कैलकुलेशन है वो प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ा प्रॉब्लमेटिक रहता है एंड इट्स अ वेरी चैलेंजिंग वर्क. तो अगर आप प्रैक्टिकल में कल चल के प्रैक्टिस करते हो इस इंटरनेशनल टैक्स के अंदर, तो ये एक मेजर काम आपका रहता है, हाउ टू डिवाइड द इनकम. देन नो इनकम शैल बी डीम्ड. उसके बाद बी क्लॉज में है नो इनकम, यानी ये कंप्लीट एक्सेप्शन है बिजनेस कनेक्शन का. नो इनकम शैल बी डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट whose operations in India are restricted to purchase of goods for the purpose of export. यानी अगर उसका काम सिर्फ इंडिया में परचेसिंग करने का है, परचेज करके इंडिया के बाहर लेके जाने का, बस सिर्फ परचेज के लिए आता है, सामान लेता है, चले जाता है. तो वहाँ क्या है कि इंडिया के लिए एक्सपोर्ट जनरेशन हो रहा है ना, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए उस फॉरेनर की इनकम को हम इंडिया में डीम टू एक्रू नहीं मानेंगे. हालांकि परचेजिंग भी वन ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज़ है. तो अगर कोई फॉरेनर इंडिया आके परचेज करके कोई सामान लेके जाए और फिर बाहर ले जाके बेचे, तो परचेसिंग एक्टिविटी तो इंडिया से किया ना, तो उसका पार्ट ऑफ द इनकम इंडिया में डीम टू एक्रू माना जा सकता था. मगर गवर्नमेंट ने कहा एक्सपोर्ट प्रमोशन इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, सो एग्जेम्प्ट द इनकम फ्रॉम टैक्स. क्या करेंगे, 2-4% इनकम को इंडिया में मानकर टैक्स करने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कर देंगे तो जो इंडिया से माल उठा के लेके जा रहे थे बेचारे, वो बंद कर देंगे आना, तो जो अपना एक्सपोर्ट हो रहा था वो बंद हो जाएगा ना. इट विल हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन एक्सपोर्ट्स, तो उसको एग्जाम कर दिया है. नंबर 2, हु इज अ पर्सन एंगेज्ड इन रनिंग अ न्यूज एजेंसी और पब्लिशिंग न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और जर्नल्स and the activity is confined to the collection of news and views in India for transmission out of India. यानी ये एक्सेप्शन फॉरेन न्यूज़ एजेंसीज को है. न्यूज़ एजेंसीज या पब्लिशिंग न्यूज़पेपर्स, फॉरेन न्यूज़पेपर्स, द गार्डियन एंड वॉशिंगटन पोस्ट और मैगजीन्स और जर्नल्स, वो लोग क्या करते हैं कि उनके करस्पॉन्डेंट्स या उनके जो राइटर्स है न्यूज़ वाले, उनको इंडिया भेजते हैं फॉर कलेक्शन ऑफ न्यूज़ एंड व्यूज़.
इलेक्शन होते रहते हैं, फलाना ढिंकाना, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ उनके करस्पॉन्डेंट्स काम करते हैं, न्यूज़ कलेक्ट करके उनको भेजते हैं और फिर वहाँ वो पब्लिश करते हैं। कोई बात नहीं, उनको हम एग्जाम कर देंगे, उन फॉरेन न्यूज़पेपर्स की इनकम को इंडिया में डीम टू एक्रू नहीं मानेंगे। दिस द रीज़न बिहाइंड दिस इज फ्रीडम ऑफ प्रेस मे बी। और तीसरा जो एक्सेप्शन है वो है शूटिंग ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म इन इंडिया। कोई फॉरेन प्रोड्यूसर इंडिया में आके फिल्म को शूट करके लेके जाता है, सिर्फ शूटिंग इंडिया में किया, शूटिंग इंडिया में करके लेके जाता है। मोगली वगैरह बना इंडिया में, ऐसे बहुत से जंगल के मूवीज़ नॉर्मली बनते हैं। और एक वो स्लम डॉग, यानी कि स्लम वाले लोग। तो वहाँ से खैर वो प्रोड्यूसर था फॉरेन का, वो इंडिया में आया, फिल्म बना के लेके गया, तो उसकी इनकम को अपन इंडिया में डीम टू एक्रू नहीं मानेंगे। हालांकि माना तो जाना चाहिए क्योंकि फिल्म तो इंडिया में बनी, लेकिन उसको एक्सेप्शन दिया है, प्रोवाइडेड दैट, उसके कुछ कंडीशंस है कि इफ़ द असेसी इज एन इंडिविजुअल, असेसी अगर इंडिविजुअल है यानी फिल्म का प्रोड्यूसर, तो यहाँ प्रोड्यूसर ऑफ फिल्म ऐसे लिख दो। अपन किसकी बात कर रहे हैं? प्रोड्यूसर जो इंडिया में शूट करके लेके जाएंगे। तो अगर वो इंडिविजुअल है, केविन कॉस्टनर, देन ही शैल नॉट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडिया का सिटीजन नहीं होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स नॉन रेसिडेंट तो होना ही चाहिए, लेकिन वो इंडिया का सिटीजन नहीं होना चाहिए। जैसे अभी शेखर कपूर है, शेखर कपूर भी मोस्ट ऑफ द टाइम लंदन में ही रहता है, तो कहने के लिए तो नॉन रेसिडेंट होगा, लेकिन है तो इंडियन सिटीजन ना। तो अगर वो इंडिया में आके मूवी बना के लेके गया तो उसको अपन टैक्स करेंगे। ये एक्सेप्शन सिर्फ फॉरेन सिटीजन्स को है जो इंडिया में आके फिल्म बना के लेके जाएंगे। नंबर 2, असेसीज अगर फर्म है तो फिर इट शैल नॉट हैव एनी पार्टनर हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी अगर ये फर्म है प्रोड्यूसर ऑफ फिल्म, तो उसके सारे के सारे पार्टनर्स फॉरेन सिटीजन्स होने चाहिए और साथ साथ नॉन रेसिडेंट्स होने चाहिए। और अगर ये कंपनी है तो लिखा है इट शैल नॉट हैव एनी शेयर होल्डर हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और हु इज रेसिडेंट इन इंडिया। यानी अगर कंपनी है प्रोड्यूसर जैसे वार्नर ब्रदर्स, तो उसके सारे के सारे शेयर होल्डर्स और सारे के सारे शेयर होल्डर्स नॉन रेसिडेंट भी होने चाहिए एंड फॉरेन सिटीजन्स भी होने चाहिए। एक भी शेयर होल्डर या एक भी पार्टनर अगर इंडिया का सिटीजन है उनका या रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो फिर ये एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, फिर उनके फिल्म प्रोडक्शन का पार्ट इनकम इंडिया में एक्रू माना जाएगा और टैक्सेबल होगा। इंटरेस्टिंग। और फोर्थ है, in the case of foreign company engaged in the business of mining of diamonds, foreign company engaged in De Beers एक करके है, सुना होगा आपने, ये साउथ अफ्रीकन कंपनी है, नंबर 1 in diamonds, engaged in business of mining of diamonds, no income shall be deemed to accrue or rise in India to it through or from any activities which are confined to the display of uncut and unassaulted diamond in any special zone notified by the central government in the official gazette in this behalf. तो अगर उनका काम सिर्फ यह एग्जीबिशन का है, डीबीएस ने यहाँ एग्जीबिशन लगाए हैं, जैसे 5 स्टार होटल्स वगैरह में उनके रहते हैं डिस्प्ले यूनिट्स, एग्जीबिशंस, तो सिर्फ डिस्प्ले करते हैं, बाकी कुछ काम नहीं है, बेचने का काम नहीं है, सिर्फ डिस्प्ले करने का काम है, तो फिर उनकी, और वहाँ से लेकिन उनको बिजनेस तो जनरेट होता है ना, डिस्प्ले करेंगे फिर लोगों को अच्छा लगेगा तो फॉरेन से जाके खरीदेंगे उनका, बट स्टिल उसकी इनकम को अपन डीम टू एक्रू नहीं मानेंगे। अच्छा है। और नो हाउ एग्रीमेंट का एक पॉइंट दिया है कि इन केस ऑफ नो हाउ एग्रीमेंट्स वेदर देयर इज बिजनेस कनेक्शन और नॉट हैज टू बी कंसिडर्ड विद रेफरेंस टू फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस। Obviously, the terms and conditions of the agreement between the parties will have to be looked into in order to find out the business connection. Know-how agreements क्या होते हैं कि फॉरेन में जैसे कोई कंपनी है, उसके पास नॉलेज बेस है, तो वो इंडियन कंपनी को उनका नॉलेज शेयर करते हैं, लाइक नॉलेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, नॉलेज ऑफ यूज ऑफ एसेट्स, कुछ भी, एनी काइंड ऑफ नो हाउ, और यहाँ से फिर उनको रॉयल्टी मिलती है। तो वो इंडिया में डीम कब होंगी,
तो वो बोला है कि दैट डिपेंड्स अपॉन फैक्ट्स ऑफ ईच केस। उनके जो एग्रीमेंट्स हैं उनको स्टडी करना पड़ेगा, तो अपने को समझ में आएगा कि वेदर दे आर एक्चुअली हैविंग अ प्रेजेंस इन इंडिया और नॉट।